ओके, सो लास्ट क्लास में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा था. वी स्टडीड कि देर आर टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा. एक होता है एमिशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन. एमिशन में भी दो टाइप के देखे थे. अगर व्हाइट लाइट एमिट हो रही है, इट इज passed through prism and then collected on the photographic plate. The spectrum was known as continuous spectrum. और अगर किसी चीज को बर्न करके उसकी लाइट को हम प्रिज्म से पास करा करके फोटोग्राफिक प्लेट में ले रहे हैं, देन इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि वहां पे सिर्फ लाइंस आ रही हैं पर्टिकुलर कलर की, डिपेंडिंग अपॉन कि किस सब्सटेंस को आपने जलाया है या बर्न किया है. ठीक है. प्लस तो ये हो गया एमिशन स्पेक्ट्रा. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या था? जब हमने वही व्हाइट लाइट को किसी चीज से पास कराया था तो कुछ कंपोनेंट्स उस चीज ने एब्जॉर्ब कर लिए थे व्हाइट लाइट के, बाकी को उसने पास कर दिया था. एंड व्हेन दैट लाइट वाज टेकन ऑन द प्रिज्म एंड फोटोग्राफिक प्लेट, तो हमें पूरा व्हाइट वाला ही स्पेक्ट्रम मिला, बट देयर वर सम डार्क लाइंस. ये वो डार्क लाइंस उसी जगह पर मिलेंगी जब उस सब्सटेंस को बर्न किया गया था तो उसने वही लाइट एमिट करी थी जो अभी उसने एब्जॉर्ब करी है. ये देखा था हमने. उसके बाद हम बात कर रहे थे स्पेशली हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा था हमने कि जब अब आप डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को फिल करोगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराओगे, तो एक लाइट प्रोड्यूस होगी. वो हाइड्रोजन के कारण प्रोड्यूस हुई है. और उस लाइट को जब आपने फोटोग्राफिक प्लेट में लिया तो आपको बहुत सारी लाइंस दिखी. तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन देखा था हमने कि बहुत सारी आपको लाइंस दिख रही थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में. और डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी लेवल्स 5 टाइप की सीरीज हमने उसमें पढ़ी थी. लाइमन सीरीज, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट एंड पी फंड. इनमें सब में N1 और N2 का वैल्यू अलग अलग था. व्हाट वाज N1 एंड N2? एक लोअर एनर्जी स्टेट थी N1 और एक हायर एनर्जी स्टेट थी N2. तो अभी कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने N2 से या N3 से या किसी भी हायर स्टेट से अगर N1 में जंप कर रहा है, तो जो वो लाइट एमिट कर रहा होगा, दे वर इन द लाइमन सीरीज. और वो कौन सा रीजन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का? अल्ट्रा वायलेट रीजन, है ना. वो कौन सा रीजन था? अल्ट्रा वायलेट रीजन. ये शूज बाहर खुल कर बेटा. ठीक है. फिर जब हम बात कर रहे थे N3, N4 एंड सो ऑन टू N2, सेकेंड लेवल पर अगर लाइट्स इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जंप करके, तो वो कहला रही थी हमारी पाल्मर सीरीज, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था? किस रीजन में होंगी ये लाइट्स? इन दी विजिबल रीजन. लाइकवाइज बाकी जो 3 थी वो क्या थी हमारी? पाशन, ब्रैकेट, पी फंड. ये सब IR रीजन की रेज एमिट कर रहे थे. और कहां से कहां आ रहे थे? 4 एंड हायर से 3 पर, 5 एंड हायर से 4 पर, 6 एंड हायर से 5 पर. तो ऐसे डिस्कवरर के नाम से 5 टाइप की सीरीज हमने देखी थी. राइट. ऑल्सो वी सॉ वन न्यूमेरिकल. एक न्यूमेरिकल किया था हमने रेडबर्ग फॉर्मूले से. वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला वेव नंबर निकालने का या वेवलेंथ निकालने का या फ्रीक्वेंसी निकालने का, तीनों बोल सकते हो. भले अपन ने फॉर्मूला वेव नंबर के टर्म्स में लिखा है, पर अगर आपको वेव नंबर पता चल जाएगी तो आप 1/लैम्डा करके वेवलेंथ नहीं निकाल लोगे. और अगर लैम्डा पता चल जाएगा तो आप C/F करके, C/F करके आप या C/νू करके फ्रीक्वेंसी भी निकाल लोगे. तो ये फॉर्मूला आप तीनों के लिए यूज कर सकते हो. नू नंबर मतलब नू बार यानी कि वेव नंबर, या फिर नू यानी कि फ्रीक्वेंसी, या लैम्डा यानी कि वेवलेंथ. तीनों निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या था? नू बार इज इक्वल्स टू 1,09,677, ऐसा कुछ था, जिसको अपन ने रेडबर्ग कांस्टेंट नाम दिया था, इनटू 1/N1² माइनस 1/N2². जहां पे N1 का वैल्यू 1 होगा फॉर लाइमन सीरीज और N2 की वैल्यू होगी 2 से लेकर सोन आगे तक. वैसे ही अपन N1 की वैल्यू 2 लिखे थे फॉर बाल्मर सीरीज, N1 की वैल्यू 3 लिखे थे फॉर पाशन सीरीज, N1 की वैल्यू 4 लिखे थे फॉर ब्रैकेट सीरीज, एंड N1 की वैल्यू 5 लिखे थे फॉर पी फंड सीरीज. यहाँ पे N2 का वैल्यू 2 के बाद से होगा, यहाँ पे N2 का वैल्यू 4 के बाद से होगा, यहाँ पे N2 का वैल्यू 5 के बाद से होगा, और यहाँ पे N2 का वैल्यू 6 के बाद से होगा. और अपन ने क्वेश्चन जो किया था उसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा था? 5 से 2 पर. लिखा है हमने
photon emitted during a transition from n is equals to 5 to n is equals to 2, इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे आ रहा है, तो वो एक एनर्जी एमिट करते हुए आएगा। क्यों एमिट करेगा एनर्जी? क्योंकि पांचवे में रहने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, अब 2 में आने के लिए उसको एनर्जी उतनी नहीं चाहिए जितनी उसको 5 में रहने के लिए चाहिए थी, तो बची हुई एनर्जी वो छोड़ते हुए आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे उसकी एनर्जी 200 जूल थी और यहां रहने के लिए उसको 50 जूल ही चाहिए, तो बचा हुआ 150 कहां जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और वो कहां से पता चलेगा कि क्या फ्रीक्वेंसी का लाइट है? तो 150 जूल इज इक्वल्स टू एच न्यू, यस और नो? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, यहां से आपको न्यू का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हैंड डालिएगा, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अभी अपन बोर मॉडल नहीं पढ़े थे ना, रदरफोर्ड के बाद में ही तो ये डेवलपमेंट्स पढ़ रहे थे, तो अब रदरफोर्ड का ड्रॉबैक पढ़ते हैं, फिर आते हैं हम आज बोर के मॉडल में। ठीक है, तो बोर ने जितना भी डेवलपमेंट देखा उसके बाद उन्होंने नया मॉडल पुट फॉरवर्ड किया, ऑल्सो बताया रदरफोर्ड के मॉडल में ये ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, एक बार याद करते हैं रदरफोर्ड का मॉडल क्या था? सेंटर में न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि प्लैनेट जैसे सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन भी कोई एम्बेडेड नहीं है, जैसा थॉमसन जी ने कहा था। वो तो यही बोले थे ना कि एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं, एम्बेडेड हैं, है ना? तो उसको नाम दिया था हमने थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, विच वॉज फेल्ड बाय रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड ने मॉडल में ये तो साफ लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन्स चिपके हुए नहीं है, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बट नेवर टॉक्ड अबाउट एनर्जी। उन्होंने एनर्जी के बारे में बात ही नहीं करी कि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घूमते घूमते कम भी तो होगी, कम होगी तो ऐसा एक दिन एक समय आएगा, कम होते 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 वो आकर के न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, एनर्जी जीरो हो जाएगी तो गिर ही जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, बिकॉज इट डिडंट टॉक अबाउट एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी के बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हो, तो कोई भी एटम स्टेबल कैसे है? इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते थकेगा ना। तब बाद में बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट एनर्जी से रिवॉल्व होता रहता है, और वो एनर्जी इसको कहां से मिलती है? ऑर्बिट से। ऑर्बिट्स आर एक्चुअली एनर्जी शेल्स, एनर्जी शेल्स बोलते हैं उनको अपन, एक और नाम क्या बोलते हैं? एनर्जी शेल्स। हर ऑर्बिट की खुद की एनर्जी होगी, ये बोर ने बोला, और बोर ने फॉर्मूला भी निकाल के दिया, इस ऑर्बिट का एनर्जी ये है, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी ये है, थर्ड का एनर्जी ये है, फोर्थ का एनर्जी ये है। आप निकाल सकते हो हर का एनर्जी, और एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। जिनकी एनर्जी ज्यादा है उस ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिनकी एनर्जी कम है उस ऑर्बिट में कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, ओके। तो लिखेंगे इसमें ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, हाइफन डाल के लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, inability to explain the stability of atom, inability to explain the stability of atom। वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पा रहे थे कि एटम स्टेबल कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो गिर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं तो एटम नहीं। पर ऐसा तो होता नहीं है, सारे एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में। ठीक है, तो इनस्टेबिलिटी, सॉरी, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, हाइफन डाल के इसमें लिखो। according to Rutherford's model, according to Rutherford's model, according to Rutherford's model, electrons revolve around the nucleus, electrons revolve around the nucleus, electron revolve around the nucleus, and in doing so, and in doing so, and in doing so, it may lose its energy,
it may lose its energy, it may lose its energy and its orbit and its orbit and its orbit will keep on becoming smaller and smaller, and its orbit will keep on becoming smaller and smaller. आपने देखा ना, मैंने ये ऑर्बिट को छोटा करते गया क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, रिवॉल्व तो कर ही रहा है बट एनर्जी कम हो रही है, तो उसकी धीरे धीरे ऑर्बिट छोटी होती जा रही है, एक स्पाइरल टाइप का बनता जा रहा है ना, keeps on becoming smaller and smaller following a spiral path, following a spiral path, following a spiral path, and ultimately the electron should fall into the nucleus, and ultimately the electron should fall into the nucleus. Electron should fall into the nucleus, full stop. In other words, the atom should collapse. एक एटम को कोलैप्स हो जाना चाहिए. In other words, the atom should collapse. तो कैसा होता नहीं, ठीक है. ये डायग्राम बना लो, ये वाला. बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस बनाना और इलेक्ट्रॉन को एक तरफ रख करके इसकी ऑर्बिट को धीरे धीरे छोटा करते जाना, अ काइंड ऑफ स्पाइरल पाथ, और लाते लाते उसको अल्टीमेटली न्यूक्लियस के ऊपर गिरा देना. ये फर्स्ट ड्रॉबैक था रदरफोर्ड्स के मॉडल का, ठीक है. सेकेंड ड्रॉबैक लिखिएगा. सेकेंड ड्रॉबैक, inability to explain the line spectra of the elements. Inability to explain the line spectra of the elements. Inability to explain the line spectra of the elements. कैसे बता पाते? उनके समय तो स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ होता ही नहीं था ना. अब पता चला कि, और एनर्जी तो उन्होंने बात ही नहीं करी थी. ऑर्बिट की एनर्जी किसने बात करी? बोर ने, कि नीचे वाले की एनर्जी कम होती है, फिर सेकेंड वाले की एनर्जी ज्यादा होती है, थर्ड वाले की उससे ज्यादा होती है, फोर्थ वाले की उससे ज्यादा होती है. इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड लेवल पे रह करके एनर्जी गेन करके कोई भी हायर लेवल पर जा सकता है, जिसको अपन एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं. और जब वो वहां से वापस आता है, वापस अपने ग्राउंड लेवल पर, तब वो एनर्जी एमिट करते हुए आता है और उसी की वो लाइंस होती हैं. ये अब हम बता पाएंगे बोर में, क्योंकि अब बीच में एडवांसमेंट हुए, स्पेक्ट्रोस्कोपी का इन्वेंशन हुआ है ना, प्रिज्म से लाइट्स दिखने लगी, तो हमको पता चला कि अच्छा, कोई भी लाइट ऐसे स्प्लिट हो सकती है इनटू इट्स सेवरल कंपोनेंट्स. ठीक है, ओके. तो इनके समय वो था नहीं, इसलिए वो समझा नहीं पा रहे थे. तो इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स, ये क्लियर है लाइन? ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना. इसका मीनिंग फर्स्ट वाले का नहीं था, इसलिए अपन उसके लिए उसका मीनिंग लिख लिया कि ऐसे ऐसे घूम घूम के गिर जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा. तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट यूनिवर्स में तो एटम्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये मॉडल गलत है. ठीक है. और थर्ड पॉइंट लिख लो लास्ट, इनएबिलिटी टू डिस्क्राइब, inability to describe distribution of electrons. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं मैं. नहीं नहीं नहीं, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. वेरी गुड. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. वो तो बोर ने दिया था ना, बोरबेरी स्कीम, कि हर शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2n² होगा. तो पहले शेल में उस हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, 32 एंड सो ऑन. इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स या शेल्स. हाँ, क्या लिखे? इनएबिलिटी टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन.
and energies of electron and energies of electron and energies of electron। तो ये रदरफोर्ड खत्म, डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। अब कौन आने के लिए रेडी है? बोर आने के लिए रेडी है। ठीक है, मतलब नाइन्थ में अपन ये बीच का पार्ट खा दिए थे डेवलपमेंट वाला, क्योंकि हो सकता है नाइन्थ में आपका माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ होगा कि आप ये सब डेवलपमेंट समझ पाते। ठीक है, तो अब अगला हैंड डालेंगे, बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ, फॉर लिखना, फॉर हाइड्रोजन एटम। एक ड्रॉबैक तो आपको इसी लाइन में दिख गया होगा, सिर्फ हाइड्रोजन, बाकी 117 क्या बैठेंगे मुंह देखेंगे। आप ऐसा मॉडल बताओ ना जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। वाई जस्ट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन फेवरेट है क्या? ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए ही वो बोर मॉडल अपना दे पाए, बिकॉज जो कंसेप्ट वो हाइड्रोजन के लिए अप्लाई कर रहे थे ना, वो बाकियों के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। दैट्स व्हाई हिज स्टडीज वाज लिमिटेड टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स, जिसके पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन होगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो चलो इनके पॉइंट्स लिखते हैं, लिखो नीचे। Some postulates of Bohr's model of atom are as follows. Some postulates of Bohr's model of atom are as follows. Some postulates of Bohr's model of atom are as follows. यहां से ध्यान देना आप, दृष्टि है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, इसकी पुराना टॉपिक में एक बार रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, some postulates of Bohr's model of atom are as follows. First point लिखेगा, an atom consists of, जैसे हमने थॉमसन की थ्योरी लिखी थी, हमने रदरफोर्ड की थ्योरी लिखी, वैसे अपन बोर की भी थ्योरी लिखते हैं। तो इसका भी ड्रॉबैक करेंगे और फिर नया लास्ट मॉडल आ जाएगा। हाँ, an atom consists of a small comma heavy, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? न्यूक्लियस के बारे में। वही तो होता है ना, छोटा और हैवी। ये तो रदरफोर्ड नहीं बोला था, तो इसका पॉइंट एग्री किया था उन्होंने। मतलब आप सोचिए कि जो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं ना, वो पिछले वालों का एक पॉइंट तो मानते हैं। जैसे रदरफोर्ड ने एक पॉइंट माना था थॉमसन जी का, क्या था वो पॉइंट? कि एटम न्यूट्रल होता है। बट दूसरा पॉइंट नहीं माना कि एटम ऊपर से पॉजिटिव है और अंदर इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं। इन द सेम वे रदरफोर्ड का एक पॉइंट था कि अंदर न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और हैवी है। पूरा एटम का मास वहीं पे स्टोर्ड है, कंसंट्रेटेड है। तो ये पॉइंट बोर ने भी उनका एक्सेप्ट किया। ठीक है, ओके। तो an atom consists of a small comma heavy positively charged nucleus in the center and the electrons revolve, same point continue कर रहे हैं, and the electrons revolve around it in circular orbits। डायग्राम बनाना इसका, बीच में पॉजिटिव चार्ज और अलग अलग ऑर्बिट बना देना, जिसके नाम भी लिखेंगे अपन, है ना। क्या नाम थे? KLMN वगैरह, है ना। एटलीस्ट 4 ऑर्बिट बना लो। n=1 को अपन K नाम देंगे, ये L, ये M और ये N, KLMN। दिस इज n=1, n=2 यानी कि सेकेंड ऑर्बिट, n=3 यानी कि थर्ड ऑर्बिट, एंड n=4 यानी कि फोर्थ ऑर्बिट, एंड सो ऑन। बीच में आपका पॉजिटिवली चार्ज क्या है? न्यूक्लियस। बताया था ना मैंने, के का एनर्जी सबसे कम है, LMN बढ़ते जाएगा एनर्जी। अब उन्हें ये सोचा कि किसी ने अगर आगे जाकर के वाले से भी कम एनर्जी का ऑर्बिट डिस्कवर किया, तो उसको वो अंदर का नाम दे देगा, केक से और पहले जो अल्फाबेट होगा। ये एक प्रोबेबल रीजन है फॉर स्टार्टिंग दिस।
या तो फिर वो एकता कपूर का फैन होगा, और उसके समय एकता कपूर थी नहीं ना, क्योंकि एकता कपूर भी अपने हर सीरियल के नाम से चालू करती थी। ठीक है चलो। नहीं देखियो कभी, अच्छा वो आप लोग के जमाने में नहीं था, जब मैं आप लोग की एज का था ना, तब उसके सीरियल चलते थे, वो कसौटी जिंदगी की, इसका रीमेक अभी हुआ है, फिर कहानी घर घर की, है ना, और कब ये क्योंकि सास भी कई बहू थी, जो अब आ रहा है वापस से मूवी के फॉर्म में, देख सकते हो आप लोग चाहो तो, ठीक है। हाँ चलो। तो क्या लिख रहे हैं अपन? हाँ बना लिए, डायग्राम बना लिए, चलो सेकंड पॉइंट लिखते हैं, सेकंड पॉइंट। कुछ और भी बोलने वाला था, मैं भूल गया, पर एक बुला दिया मेरे को ये, बोल रहा है। चलो याद आएगा तो बताऊंगा। देखो सेकंड पॉइंट। आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स, out of a large number of circular orbits, out of a large number of circular orbits। अच्छा मैं ये बोल रहा था, सर्कल 2D शेप होता है, राइट? सर्कल क्या होता है, उसका 3D शेप क्या होता है, स्फीयर। तो एक्चुअली में अभी अपन ने क्या लिखा है, सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो ये भी गलत है, क्योंकि एटम तो 3D मॉडल होता है। एटम का मॉडल कैसा होता है? तो एक ड्रॉबैक इनका ये हो जाएगा कि वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये एटम के 3D स्ट्रक्चर को नहीं समझा पा रहे थे। ये तो बोल रहे थे कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और आजू बाजू सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, तो ये तो प्लेन हो गया, प्लेन पेपर में बना पा रहे हो आप, क्योंकि ये प्लेन हो गया, राइट? तो ये भी एक उनका ड्रॉबैक है कि 3D मॉडल ऑफ एटम को नहीं समझा पाई है, ठीक है। हाँ चलो क्या लिखे, आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स, आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स, theoretically possible, theoretically possible around the nucleus, around the nucleus, theoretically possible around the nucleus, comma, the electrons revolve only in those orbits, the electrons revolve only in those orbits, the electron revolves only in those orbits which have a fixed value of energy, which have a fixed value of energy. Electrons revolve only in those orbits which have a fixed value of energy. Full stop. These orbits are also called, these orbits are also called, these orbits are also called energy levels. इन ऑर्बिट्स को अपन एनर्जी लेवल्स भी बोलते थे, या फिर और स्टेशनरी स्टेट्स, और स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी NARY वाला स्टेशनरी ना, ERY वाला नहीं, ARY वाला मतलब रेस्ट पे स्टेशनरी। तो यहां पे स्टेशनरी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी फिक्स है। हर एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। यही तो रदरफोर्ड ने नहीं बोला था ना, तभी तो बोले कि एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। यहां तो उन्होंने बोल ही दिया कि जो भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रहता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, कभी भी एनर्जी डिसिपेट करते 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 अंदर आएगा ही नहीं। अंदर तो आने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो ही नहीं रही है, वो उसी कांस्टेंट एनर्जी से हमेशा घूमता रहेगा। स्टेशनरी स्टेट, फिक्स्ड स्टेट, ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। he designated the orbits as, he उसी पॉइंट में लिख लो, he designated, नाम दिया ना KLMN, he designated the orbits as, he designated the orbits as K, L, M, N, etc. इसी सेकेंड पॉइंट के अंदर कुछ सब पॉइंट्स लिखना, ABCD डाल करके, पहला ए, सेकेंड पॉइंट के अंदर ही है ना, इन द सेकेंड पॉइंट ऑफ हिज थ्योरी, उसी के अंदर कुछ और सब पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे द एनर्जी ऑफ द एनर्जीज ऑफ द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स, द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स is given by the formula, is given by the formula, is given by the formula, फॉर्मूला लिखिए एनर्जी का,
En इज इक्वल्स टू, En मतलब एनर्जी ऑफ nth स्टेट, nth मतलब 1 2 3 4, ये n का वैल्यू, मतलब आप 1 रख दोगे तो ये फर्स्ट शेल का एनर्जी आ जाएगा, आप 2 रख दो फॉर्मूले में तो सेकेंड शेल का एनर्जी आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो En इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। ये फॉर्मूला उन्होंने निकाला था, इसका नाम है बोर्स फॉर्मूला, जहां पे देखो हर चीज का मीनिंग समझना, 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है 3.14, ज्यादा क्लियर है। m होता है इलेक्ट्रॉन का मास, लिख लो नीचे, वेयर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है, ओके। और E क्या होता है, ये E वही E है ना, Q इज इक्वल्स टू NE वाला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, ठीक है, ओके। फिर और क्या बच गया, n तो आपका ऑर्बिट का नंबर है, देख लो n क्या है, ऑर्बिट नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि अगर आप k का निकालना चाह रहे हो तो आप n का वैल्यू 1 रखोगे, आप l का निकालना चाह रहे हो तो आप n का वैल्यू 2 रखोगे, है ना, k l m n एंड सो ऑन, तो n का वैल्यू वो आ जाएगा। एंड h क्या होता है, क्या क्या नाम था, अरे वो E इज इक्वल्स टू एच न्यू वाला h तो है ये, प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है, प्लैंक्स PLANCKS, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू याद है 6 पॉइंट, हाँ 626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, यूनिट जूल सेकेंड, यहीं से आ जाएगा ना यूनिट, ये जूल और फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड होता है, ऊपर जाके सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, जूल सेकेंड। अब देखो इनमें सारी चीजें तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और एन का वैल्यू चेंज होता रहेगा बस, फर्स्ट शेल के लिए निकालोगे तो एन का वैल्यू 1 रखोगे, सेकंड शेल के लिए एनर्जी निकालोगे तो एन का वैल्यू 2 रखोगे, एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ माइनस साइन क्यों आया है, देखो एनर्जी माइनस में नहीं होती ना, एनर्जी या तो होगी तो प्लस होगी, नहीं होगी तो जीरो होगी, हाँ है ना। माइनस का मतलब बस ये है कि, माइनस इसलिए बोल रहे हैं कि देखो हम क्या बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला जाता है, जब एटम से निकल गया है और आपने एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी तो उसकी एनर्जी जीरो है, आपको याद है वो इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा एनर्जी दोगे तो उसकी बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो रे आती थी ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, जबकि चाहिए थी न्यू नॉट, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट वॉज हाफ एम वी स्क्वायर, याद आ रहा है फॉर्मूला। तो अगर आपने उतनी एनर्जी दी जितनी उसको चाहिए निकलने के लिए, तब तो भागेगा नहीं, तब तो वो आकर के रेस्ट में हो जाएगा ना, यानी कि उसकी एनर्जी जीरो है, तो अगर बाहर निकलने पर जीरो है तो अंदर तो उसकी एनर्जी और कम थी, इसलिए नेगेटिव, जीरो से कम और क्या हो सकता है, नेगेटिव ही होगा, इसलिए अपन क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, ठीक है। चलो नीचे लाइन में लिखना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एम, अगर आप सारी वैल्यूज पुट कर देते हो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एम, क्योंकि कांस्टेंट है एम तो चेंज नहीं होने वाला, कॉमा ई भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होने वाला, और एच वो भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होने वाला, वी गेट substituting the value of m, e and h, we get En is equals to, एक और फॉर्मूला लिखना, माइनस 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, ये सबको यहां रखना पड़ेगा, पाई का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी माइनस 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन n स्क्वायर, इसका यूनिट होता है जूल पर एटम, जूल पर एटम, समझ गए। और आपने वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने एक यूनिट बताई थी एनर्जी की, जिसका मीनिंग क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। तो आप इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो एक फॉर्मूला और लिखना नीचे, En इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन
n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एक और फॉर्मूला, ठीक है। और ये तो एक एटम के बारे में बात करें, देखो पर एटम लिखा है ना। अगर अपन पर मोल की बात करेंगे तो एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻20। उतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक और फॉर्मूला लिखेंगे, En इज इक्वल्स टू -1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है, इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके एनर्जी निकाल सकते हो किसी भी ऑर्बिट की। आपको बस n की जगह 1 2 3 4 रखना है। आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन का एनर्जी आता रहेगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है। इसी पॉइंट में लिखना नीचे, एनर्जीज आर इन दी ऑर्डर, एनर्जीज आर इन दी ऑर्डर। फर्स्ट की सबसे कम होगी एनर्जी, देन सेकेंड की, देन थर्ड की, देन फोर्थ की एंड सो ऑन। ठीक है। ठीक, नीचे लाइन लिखना, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम मत लिखो, पार्टिकल लिखो। फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, इसका मीनिंग क्या होता है वो ब्रैकेट में लिख लो। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब क्या है? कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली, ताकि आपको याद रहे कि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब क्या होता है। ऐसे पार्टिकल जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के अलावा और ऐसे कौन हो सकते हैं? हीलियम आयन He2+, लिख लो एग्जांपल, He2+, Li2+, Li2+, He1+, सॉरी 2+ नहीं, He2+ ना, He1+। He2+ तो अल्फा पार्टिकल होते हैं। He1+ में आ जाएगा ना एक इलेक्ट्रॉन। देखिए हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा ना अभी भी। और लिथियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम के पास 3 है तो 2 लूज करेगा तब तो 1 बचेगा ना। तो He1+ के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, Li2+ के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ये सारे पार्टिकल। तो क्या लिखे आप लोग? फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेगा En इज इक्वल्स टू माइनस, सेम रहेगा पूरा, 2π² m भी है, देखो ये फॉर्मूला ना 2π² m, फिर e⁴ भी है। बस एक एक्स्ट्रा टर्म यहां पे जुड़ जाएगा, वो है z²। बाकी सारी चीजें सेम है, z² और जुड़ जाएगा बस। अब ये z क्या होता है जल्दी बताइए, व्हाट इज z? एटम में, एटम के 2 नंबर होते हैं ना, एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को भी रिप्रेजेंटेड बाय z। तो नीचे लिख लो, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अब देखो, अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। बट अगर आप हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की बात कर रहे हो तो इनका z 1 थोड़ी ना है, इनका इलेक्ट्रॉन 1 है, बट z कितना है इसका? 2। और इसका z कितना है? 3। अरे एटॉमिक नंबर्स, सेकंड नंबर पे कौन आता है? हीलियम। और थर्ड नंबर पे कौन आता है? लिथियम। तो इलेक्ट्रॉन भले एक है बट z 2 और 3 है, तो वो बस आप यहां पे इंक्लूड कर दोगे, बस और कुछ नहीं। और आप देखो ना, फॉर्मूले में आप z की जगह 1 रखोगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, ये वाला ऊपर वाला, जो हाइड्रोजन के लिए है। ये किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। और ये किसके लिए है? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए। तो आप ये याद रख सकते हो फाइनल फॉर्मूला, क्योंकि आप हाइड्रोजन के लिए z क्या रखोगे? 1। क्लियर है? इन सब फॉर्मूले में आप z² इंटू कर सकते हो ऊपर। समझ रहे हो? यू कैन राइट, यू कैन रीराइट ऑल द फॉर्मूला विद z² मल्टीप्लाइड इन इट इन द न्यूमरेटर। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। ये किसके बारे में पॉइंट था? एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। देखो हम वहां पे बोर में ये सब नहीं पढ़ते थे 9th में, क्योंकि वहां पे ना एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। अभी अपन को 2 फॉर्मूले और पढ़ने हैं। ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन, रेडियस का फॉर्मूला। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कितना है, थर्ड का कितना है, फोर्थ का कितना है, रेडियस का फॉर्मूला।
फिर पढ़ेंगे इनमें दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इनमें दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। तो जो भी स्टडी किया बोर ने वो किसके बारे में था, ओनली हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। तो सबके फॉर्मूले हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए ही है। ठीक है, तो इसी में अब सेकेंड पॉइंट लिखना बी, बी बी लिखिए, द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स, द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स, the radii of the stationary states is given by the formula Rn is equals to, वहां En नाम दिए थे, यहां क्या नाम दे रहे हैं, Rn, रेडियस, R for radius, N for orbit number, Rn is equals to A naught into N square, A naught into N square, जहां पे A naught क्या लिखो, where A naught is equals to, where A naught is equals to 52.9 picometer is the radius of first orbit, is the radius of first orbit. इसको बोर रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोर रेडियस, क्योंकि बोर ने दिया था फॉर्मूला, बोर रेडियस। अब आप देखो ना, आपको n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो वही आएगा ना वैल्यू, ए नॉट, वो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हो गया। आपको सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो आप n की जगह 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 इंटू 52.9, ये आ जाएगा हमारे सेकंड स्टेट का या सेकंड ऑर्बिट का रेडियस। लाइकवाइज थर्ड के लिए आप n का वैल्यू 3 पुट कर दो। ठीक है, नीचे लिखो, फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, जेड आएगा कहीं ना कहीं, फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल Rn इज इक्वल्स टू A नॉट n स्क्वायर तो सेम है, डिवाइडेड बाय z, डिवाइडेड बाय z। तो फॉर्मूला यही याद रखो बस, क्यों, हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना, फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल्स टू 1, फॉर हीलियम आयन z इज इक्वल्स टू 2, फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव आयन z इज इक्वल्स टू 3। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हो। ठीक है, ये हमारा ऑर्बिट का रेडियस हो गया। अगला फॉर्मूला, इसका सी पार्ट, क्या बोला था मैंने, किसका निकालेंगे, हाँ, इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से घूम रहा है उसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, लिखो, द वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, इन डिफरेंट ऑर्बिट्स सेम थोड़ी ना होगी। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी नहीं मिल रही है तो धीरे दौड़ेगा, पर जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं वहां पे तो एनर्जी ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिलने वाली है तो ज्यादा तेजी से दौड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, फॉर्मूला लिखेंगे Vn इज इक्वल्स टू V नॉट Z अपॉन N, डायरेक्टली यही लिख लेते हैं, V नॉट Z अपॉन N, जहां पे V नॉट क्या होगी बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी लिख लो, वेयर V नॉट इज इक्वल्स टू, V नॉट इज इक्वल्स टू, वैल्यू भी लिखना 2.188 इंटू 10 to the power 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड is the velocity of electron in first orbit, velocity of electron in first orbit। अब आपको सेकेंड ऑर्बिट के लिए चाहिए, वैल्यू पुट कर दो। अच्छा नहीं, यहां पे वेलोसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं ना। आप ये सोचिए कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, अगर सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो कम हो जाएगी ना एनर्जी, तो सॉरी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, तभी n डिवाइडेड में है। ठीक है, जहां पे z क्या आपको पता है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो सीधा मैंने एक ही फॉर्मूला लिख दिया, वरना मैं दो फॉर्मूला लिखता, फिर से पहले a नॉट बाय v नॉट बाय n लिखता, फिर मैं v नॉट इंटू z बाय n लिखता फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। तो एक ही फॉर्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अब z1 डाल दोगे तो हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा फॉर्मूला, और आप z की वैल्यू अलग अलग रखते जाओगे तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट d लिखिएगा,
एक और होता है, जैसे मैंने आप लोग को एक दिन बताया था कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो आपका लीनियर मोमेंटम होता है। क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। तो इसके लिए क्या होता है? ये तो सर्कल में घूम रहा है, तो इसका क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। तो लिखना लास्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is given by the expression, is given by the expression mvr is equals to, देखो m इंटू वी पढ़ते थे अपन मोमेंटम, सुन रहे हैं क्या? याद है फॉर्मूला मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? पी से डिनोट करते थे m इंटू वी, यहां पे r मल्टीप्लाई कर देना। mvr मतलब लीनियर एंगुलर मोमेंटम को अपन डिनोट कर रहे हैं mvr से, इज इक्वल्स टू लिखना nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई, ये हमारा फॉर्मूला है फॉर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, NH अपॉन 2 पाई। ये चार फॉर्मूले हो गए, किसके किसके? एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये सब किस पॉइंट के अंदर लिखे हो आप लोग? सेकेंड पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स थे ना ये सारे। पहला पॉइंट हमारा क्या था कि ऑर्बिट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था? उन ऑर्बिट्स के नाम क्या होते हैं, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है, उनको अपन स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, और उन सभी स्टेशनरी स्टेट का वेलोसिटी, एनर्जी, रेडियस और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने लिख डाला इस पॉइंट में। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, जो भी नंबरिंग कर रहे होगे आप लोग, अगर फर्स्ट पॉइंट को ऐसा दिए हैं, सेकेंड पॉइंट को ऐसा दिए हो, इसके अंदर 4 सब पॉइंट्स लिख लिए। अब अपन पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। देखिएगा इसमें, when the electrons in an atom are, when the electrons in an atom are, when the electrons in an atom are in their lowest energy state, in their lowest energy state, when the electrons in an atom are in their lowest energy state, comma, they keep on revolving, they keep on revolving, they keep on revolving without losing energy, without losing energy, without losing energy, full stop. This state is called ground state. Ground state को अंडरलाइन कर लेना। This state is called ground state. This state is called ground state. आप इसको नॉर्मल स्टेट भी बोल सकते हो, जब आप नॉर्मल हो, पर जब आपके पास एनर्जी आ जाती है तो आप एक्साइटेड हो जाते हो, तो अब नॉर्मल नहीं बोलना चाहिए, पर ठीक है नॉर्मल, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, energy is emitted or absorbed only, energy is emitted or absorbed only, energy is emitted or absorbed, दो अलग अलग वर्ड है ना ये। एनर्जी एमिट करना मतलब चीज से एनर्जी निकलना, और एब्जॉर्ब करना मतलब चीज ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। दोनों केस में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। समझना क्या होगा, मान लो ये आपका एटम है, अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है तो इसका इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर है ना इलेक्ट्रॉन, वो अपनी ग्राउंड स्टेट से जंप करके हायर स्टेट में जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी एनर्जी उसने गेन करी है। देखो मैं अगर ज्यादा एनर्जी से जंप करूंगा तो मैं, या कम एनर्जी से जंप करूंगा तो मैं यहीं तक जंप कर पाऊंगा, थोड़ा और ज्यादा एनर्जी से करूंगा तो यहां तक कर पाऊंगा, और तो नहीं कर पाऊंगा, इतना लंबा नहीं जंप कर पाऊंगा। बस वही चीज ना इसकी भी है, अगर इसने ज्यादा एनर्जी वाली लाइट एब्जॉर्ब करी होगी ना, तो ये उतनी ज्यादा एनर्जी से हायर एनर्जी तक जा पाएगा। ये एब्जॉर्प्शन हुआ। और एमिशन मतलब यहां बैठा है तो यहां आने के लिए उतनी डिफरेंस ऑफ एनर्जी वो एमिट करते हुए नीचे आएगा। तो या तो एनर्जी एमिट करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा, दोनों ही केस में ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, हायर से लोअर में आएगा मतलब एमिट करते हुए आएगा, और लोअर से हायर जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। समझ गए ना,
लोअर से हायर जाने में एनर्जी चाहिए, आपको नीचे से ऊपर जाना तो एनर्जी चाहिए, ऊपर से नीचे आने में एनर्जी नहीं चाहिए, बस छोड़ दो अपने आप को, नीचे आ जाओगे। समझ रहे हैं क्या? डिफरेंस समझ में आया? इफ यू वांट टू गो फ्रॉम अ लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, यू नीड टू एब्सॉर्ब एनर्जी, तभी आप उतनी एनर्जी गेन कर पाओगे ताकि आप कूद के ऊपर जा सको। बट ऊपर से नीचे आने के लिए यू डोंट नीड एनर्जी, इनफैक्ट यू एमिट एनर्जी। तो एमिट और एब्सॉर्ब मतलब समझ गए ना? तो एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, energy is emitted or absorbed only when electrons jump from one orbit to the other, one orbit to the other. ठीक है, full stop. If it absorbs the energy, if it absorbs the energy, if it absorbs the energy, it goes to some higher energy level, it goes to some higher energy level, it goes to some higher energy level, full stop. This state of atom is called excited state. This state of atom is called excited state. This state of atom is called excited state. Full stop. The life of electron in this state is short. The life of electron in this state is short. ज्यादा देर के लिए एक्साइटेड नहीं रहेंगे, है ना, धीरे से एनर्जी कम होनी है। तो लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज शॉर्ट, कॉमा, इट इमीडिएटली जम्प्स बैक, it immediately jumps back to the ground state, it immediately jumps back to the ground state. कैसे? by emitting energy, by emitting energy of suitable frequency, by emitting energy of suitable frequency, by emitting energy of suitable frequency. एक डायग्राम बनाना इसका, ये रहा न्यूक्लियस, ये एनर्जी लेवल 1, ये एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3। मान लो यहां पे है इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी E1, यहां से जंप करके ऊपर गया विथ एनर्जी E2। ये एक डायग्राम बनेगा, यहां पे द एनर्जी वाज एब्सॉर्ब्ड। नाउ जब वो वापस आएगा टू अगेन टू इट्स फर्स्ट एनर्जी, तो वो जब आएगा तो वो एक एनर्जी एमिट करते हुए इलेक्ट्रॉन वापस आएगा। तो ऐसे एरो दिखा देना, यहां पे आप एरो ऊपर की तरफ दिखाना कि वो लोअर से हायर में जा रहा है, और यहां पे आप हायर से लोअर में दिखाना एरो कि वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। हाँ, क्या लिखे थे आप लोग बताओ ना, मैं थोड़ा सा चेंज किया था। बाय एमिटिंग एनर्जी ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, उसके पहले। ठीक है, देखो डिफरेंस कैसे निकालोगे, कितना डिफरेंस है एनर्जी का, E2 माइनस E1। एग्री करते हो इससे? जब वो अपने हायर लेवल में है तो उसकी एनर्जी E2 है, पर नीचे आने के लिए उसको एनर्जी E1 ही चाहिए, तो इतनी एनर्जी वो एमिट करते हुए वापस आएगा। समझ गए क्या ये डिफरेंस? E2 से E1 आने के लिए कितनी एनर्जी लिबरेट हुई है, E2 माइनस E1। और इसी को तो अपन hc बाय लैम्डा या hnu से इक्वेट करेंगे, तो आपको वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ मिल जाएगी जो वो एमिट कर रहा है। समझेगा ये क्या लिखा मैं डब्बे के अंदर? ठीक है, तो ये हमारा बोर्स मॉडल हुआ है। हम्म,
ठीक है, तो अब बोर सब चीज समझा पाए। जो ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड के कि इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, तो स्टेबल है क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी वो डिसिपेट कर ही नहीं रहा है कि वो स्पाइरल स्पाइरल घूमते घूमते न्यूक्लियस के ऊपर आकर गिर जाए, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हर एनर्जी स्टेट की एनर्जी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, स्टेशनरी है, चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, और दूसरा वो लाइन स्पेक्ट्रम भी समझा पाए कि जब वो ऑर्बिट 5 से 2 में आएगा तो एक एनर्जी एमिट करेगा, है ना। तो नोट करके ना, एक वो बाल्मर सीरीज को पूरा बनाते हैं अपन, लाइमन बाल्मर वगैरह, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना नीचे, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रा करके लिख लेना था नोट में बस, लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट सीरीज, ऐसा लिखना, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट सीरीज। वो कौन सी सीरीज है? वही अपनी पांचों की सीरीज, लाइमन बाल्मर वाले, है ना। तो उसके लिए अपन एक n इज इक्वल्स टू 1 का लाइन खींचना नीचे, फिर n इज इक्वल्स टू 2, फिर 3, 4, 5, 6, एटलीस्ट 6 7 तक तो खींच लेना ना, 6 7 भी खींच लो, 6 और एक 7। ठीक है, यहां पे सबका नंबर लिख देना, n इज इक्वल्स टू 1, ये n इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे, बट इलेक्ट्रॉन कुछ ही ऑर्बिट्स में रहता है, बाकी खाली पड़ी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखाते हैं। अगर वो 7 से 1 में आ रहा है, 6 से 1 में आ रहा है, 5 से 1 में आ रहा है, 4 से 1, 3 से 1 या 2 से 1, तो ये सब क्या है? लाइमन सीरीज। यहां पे n1 का वैल्यू 1 है और n2 का वैल्यू 2 से लेकर के जा रहा है ऊपर तक। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी लाइमन सीरीज की लाइंस। तो ये रदरफोर्ड नहीं समझा पा रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है। लाइमन सीरीज, रीजन क्या होता है इसका? यूवी, अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, अब ऐसी सेकेंड सीरीज के लिए अपन क्या करेंगे, जल्दी बताइए। सबको 2 तक लाना है, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, ये हमारी हो जाएगी बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज की लाइंस, जो कि किसमें फॉल होती है? विजिबल रीजन। लाइकवाइज पाशन सीरीज के लिए 7 से 3, 6 से 3, 5 से 3, 4 से 3। पाशन के लिए 5 से 4, सॉरी 7 से 4, 6 से 4, 5 से 4। एंड पाशन के लिए, सॉरी ये पाशन हो गया, पाशन ब्रैकेट पीफन के लिए 6 7 से 5 एंड 6 से 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें नाम लिख लेना आप लोग, ये हो जाएगा आपका पाशन सीरीज, जो कि आपका आईआर रीजन में आता है। आईआर, इसमें लिख लेंगे ब्रैकेट सीरीज, जो कि अगेन आईआर रीजन में फॉल होता है, और ये हो जाएगा आपका पीफन सीरीज, जो अगेन आपका आईआर रीजन में। आईआर बोले तो इंफ्रारेड, जैसे साउंड में अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक होता है ना, और एक विजिबल, सॉरी ऑडिबल होता है, वैसे ही लाइट में भी एक विजिबल होता है, फिर इधर अल्ट्रा वायलेट बोल लो, इधर इंफ्रा बोल लो, इंफ्रारेड। ठीक है, तो हमारा आज बोर मॉडल हो गया, बस इसके वो लिख लेते हैं ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट क्लास से अगला डेवलपमेंट पढ़ना है हमको नए मॉडल के लिए, ड्रॉबैक्स ऑफ, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल।
एक दो तो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि आप ये सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम में ही डील कर रहे थे। फिर दूसरा, ये 3D मॉडल नहीं समझा पाए, भले लाइन स्पेक्ट्रा समझा दिया उन्होंने, है ना, बट 3D मॉडल नहीं बता पाए। उन्होंने स्टेबिलिटी भी समझा दी बट 3D मॉडल नहीं बता पाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखना ड्रॉबैक का। फर्स्ट पॉइंट, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, inability to explain line spectra of multi-electron element। multi-electron element, ये लाइन समझ में आई? उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा था जिसमें बहुत सारी लाइंस थी, तो सोचेंगे कि जब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होंगे तो और कितनी सारी लाइंस आएंगी। ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन का अलग अलग टाइप का जंप है ना, तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स या मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स। ठीक है, सेकंड सेकंड सेकंड, inability to explain the 3D model of atom। inability to explain the inability to explain the 3D, three-dimensional model of atom। थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। और जब एटम का ही स्ट्रक्चर नहीं बता पाए तो मॉलिक्यूल का भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल बने ही एटम से है ना। देखो, ये हाइड्रोजन का एटम है और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। जब आप इसी का स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बता पा रहे हो तो मॉलिक्यूल का कैसे बता पाओगे? एक लाइन वो भी लिखना, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। inability to explain the shape of molecules। Next point, inability to explain splitting of lines। splitting of lines, ये कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं अपन? वो लाइन स्पेक्ट्रम की लाइंस। splitting of lines in the magnetic field। in the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? अगर एक मैग्नेट रखा है तो उतना एरिया जहां पर उसका इंफ्लुएंस है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक चार्ज रखा है तो उसके आसपास का एरिया जहां तक उसका असर हो रहा है उसको बोलते हैं ना उसकी फील्ड, क्षेत्र उसका। मतलब कोई आयरन का पीस यहां पड़ा होगा तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, सुन रहे हैं क्या? पर कोई आयरन का पीस अगर उसके फील्ड में होगा तो वो फट से अट्रैक्ट हो जाएगा। कोई पॉजिटिव चार्ज यहां होगा तो रिपेल नहीं होगा, पर कोई पॉजिटिव चार्ज अंदर होगा तो वो रिपेल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अपन 10th में पढ़ते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, तो वही तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। बस उसको तरीका होता है दिखाने का इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया? एक ऑब्जर्वेशन थी कि जब ये जो लाइंस होती है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में और स्प्लिट हो गई। ऑलरेडी इतनी सारी लाइंस थी, हर एक लाइंस और स्प्लिट हो गई। किसके प्रेजेंस में? इन द मैग्नेटिक फील्ड या फिर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। हाँ, और ज्यादा लाइंस हो गई। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं? इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के ब्रैकेट में लिखना ज़ीमन इफेक्ट है, ये ब्रैकेट में लिखो ज़ीमन, ZEE, ज़ीमन इफेक्ट। जिन्होंने स्टडी करी उन्होंने अपने नाम से इफेक्ट दे दिया। एंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देना स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, ये भी वो नहीं समझा पाए कि क्यों वो स्पेक्ट्रल लाइंस और स्प्लिट हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो 4 ड्रॉबैक हो गए ना। स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमन इफेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हैंड डाल के छोड़ देना या चलो नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अपन आगे डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।